हेलो डियर, जितने भी मेरे सेकेंड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं सबको मैं वेलकम कर रहा हूं आज की इस वीडियो के माध्यम से। और आज जो है आपको पता है कि इससे पहले मैं पाँचवा सीरीज का तीनों सब्जेक्ट का बारे में मैं पाँचवा वीडियो करा चुका हूं। आज चौथा सब्जेक्ट है अपन जो है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का, और चौथा सब्जेक्ट है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का, बट यह वीडियो नंबर कौन सा है? पाँचवा है। ठीक है, तो सभी सब्जेक्ट का आपका 5-5 वीडियो हो जाएगा। फिर से नेक्स्ट वीक में हम लोग छठे वीडियो से शुरू करने वाले हैं। ओके, निरंतर ऐसे ही चलते रहेगा क्लास। आपको पीडीएफ जो है चारों सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाने के बाद पीडीएफ वहीं पे डल जाएगा हर एक सीरीज का। जैसे अभी पाँचवा चल रहा है तो पाँचवा का सभी सब्जेक्ट का अब जो है इस 4 सब्जेक्ट के बाद डल जाएगा, वहीं वेबसाइट पर जाके आप लोग एक बार में डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, चलिए आज जो हम प्रश्न लेकर आए हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का, बहुत खूबसूरत प्रश्न लेकर आए हैं। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में केएमसी होता है। केएमसी मतलब होता है कंगारू मदर केयर होता है। ठीक है, कंगारू मदर केयर को हम लोग स्किन टू स्किन टच भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्किन टू स्किन टच भी कहते हैं। ठीक है, स्किन टू स्किन। इस केएमसी में स्किन टू स्किन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो माँ होती है वो अपने नवजात शिशु को, नए नए जन्मे शिशु को अपने सीने से डायरेक्ट अपने सीने से लगा के अपने बच्चे को रखती है। ठीक है, चिपका के अपने सीने से रखती है। ऐसा क्यों रखती है? ऐसा इसीलिए ताकि अगर बच्चा कोई जन्म लिया है, उसका तापमान टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है, वह वातावरण से अपने तापमान को तालमेल नहीं बना पा रहा है, तो केएमसी उसके लिए उपयुक्त हो रहा है। केएमसी से हम एकनिष्ठ स्तनपान में भी जो है लाभ मिलता है। जो सीने पर लगाए लगाए माँ अपने बच्चे को स्तनपान करा सकती है। साथ में इससे जो है तापमान तो सामान्य होता ही है, साथ में इससे जो प्री मैच्योर बेबी होती है, मतलब जो समय से पहले ही जन्म ले लिया बच्चा है, प्री मैच्योर बेबी है, उसको भी जो है इससे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलता है, उसको वृद्धि और विकास में। ठीक है, उसके तापमान में, इन सब चीज़ों में। तो ये केएमसी काफ़ी लाभदायक होता है। जो माँ अपने बच्चे को अपने सीने से अपने डायरेक्ट त्वचा के संपर्क में रखती है। ठीक है, जिस प्रकार से इसे कंगारू नाम क्यों दिया गया? क्योंकि आप लोग जानते हैं कंगारू तो अब विलुप्त हो चुका है, बट जो कंगारू होता था वो कंगारू अपने बच्चे को जहाँ जाता था उसका भी एक सिस्टम था, अपने साथ जो है उसे चिपका के रखता था हमेशा कंगारू। ठीक है, तो इसीलिए जो है इसका नाम कंगारू मदर केयर दिया गया है। ठीक है, इसके बारे में जान लीजिए। कंगारू मदर केयर या इसी को हम लोग जो है क्या कहते हैं? कंगारूइंग कहते हैं। नवजात शिशु में हाइपोथर्मिया की रोकथाम का एक प्रभावी तरीका है। नवजात शिशु जन्म लिया, उसका बॉडी में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की कमी है, तो उसके लिए हम यह केएमसी तकनीक अपना सकते हैं। ठीक है, कंगारू मदर केयर, जिसे हाइपोथर्मिया से रोकथाम की जा सकती है, जिसमें नवजात शिशु को माँ की छाती से सटाकर रखा जाता है। अभी मैंने बताया कि माँ अपने छाती से, सीने से अपने बच्चे को सटा कर रखती है, जिस प्रकार कंगारू अपने बच्चे को रखता है। जिस प्रकार से कंगारू अपने बच्चे को रखता है, उसी प्रकार से एक माँ भी अपने बच्चे को अपने सीने से सटा के रखती है। कंगारू मदर केयर में बच्चे को माँ की त्वचा से अपने शरीर के तापमान को बनाए रखने में मदद मिलती है। जो कंगारू मदर केयर होता है, चूँकि उसमें जो बच्चा होता है और जो माँ होता है डायरेक्ट एक दूसरे से चिपके रहते हैं, तो जो माँ, अब आप लोग को पता होगा कि अगर एक साइड ठंडा है और एक साइड गर्म है, ठीक है, तो ये जो ठंडा वाला होता है यह गर्म वाला से अपना ले लेता है, धीरे धीरे गर्म वाला भी नॉर्मल हो जाता है और ये भी हल्का गर्म हो जाता है। तो ठंडा से गर्म से ठंडा की ओर जो है ऊष्मा का प्रवाह होता है। उसी प्रकार से बच्चा का तापमान कम है, माँ का तापमान नॉर्मल है, तो माँ से जो है बच्चे को हीट जो है ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, जिससे जो है मदर कंगारू केयर में बच्चे को माँ की त्वचा से अपने शरीर के तापमान को बनाए रखने में मदद मिलता है। जिससे क्या होता है? तापमान बनाए रखने में मदद मिलता है। आगे देख लीजिए, केएमसी के द्वारा प्री मैच्योर बेबी को देखभाल में मदद मिलती है। केएमसी के द्वारा तापमान को भी हम जो है बच्चे को सही कर सकते हैं। ठीक है, साथ में कोई समय से पहले जन्मा बच्चा है, तो समय से पहले जन्मा बच्चा को बहुत सारे परेशानियां आता है, तो उसमें भी केएमसी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। संक्रमण से बचाव करता है कंगारू मदर केयर, बाहरी संक्रमण से बचा कर रखता है। ठीक है, क्योंकि माँ और बच्चा दो ही हैं, दूसरा कोई संक्रमण का स्रोत है नहीं, तो इसलिए कंगारू मदर केयर में संक्रमण से भी बचाव होता है।
बार बार स्तनपान कराने में सुविधा होती है। बच्चे का माँ के स्तनों के पास होने से दूध अच्छी तरह से ज़्यादा मात्रा में निकलता है। अब चूँकि बच्चा जो है अपना बच्चे को सीने से लगा के माँ रखती है तो डायरेक्ट सीने के पास ही बच्चा रहता है और वहाँ से जो है दूध अच्छी तरह से बच्चे को निपल वहाँ पे पकड़ में आता है, अच्छे से ज़्यादा दूध निकलता है। और स्तनपान एकनिष्ठ स्तनपान में भी मदद मिलता है केएमसी के द्वारा, ठीक है। एक्सक्लूसिव जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है उसमें भी मदद मिलता है। इससे किसे केएमसी को हम लोग स्किन टू स्किन केयर भी कहते हैं। तो बातें को समझ गए, केएमसी के बारे में समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पे बता दूँ जो मैंने आपको बताया ये आपको जानकारी होनी चाहिए। आप लाइन बाय लाइन लिखने लगते हैं ना, यहीं पे भूल जाते हैं। आप कोशिश करते हैं कि जो बुक में जहाँ जहाँ जैसे जैसे लिखा है वैसे ही लिखे और वहीं पे मामला गड़बड़ा जाता है। आप एक लाइन लिखने के चक्कर में दूसरा लाइन भूल जाते हैं। नहीं, आपको दिमाग में बातें होनी चाहिए। जैसे मैंने केएमसी के बारे में बताया तो ऐसी बात नहीं है कि जो लाइन बाय लाइन यहाँ पे लिखा है ऐसे ही आपको लिखना है। बस मैटर ये याद होनी चाहिए। आप इधर उधर करके लिखिए, कोई मैटर नहीं करता है। वो सब लाइन बाय लाइन मैटर कहाँ करता है, जहाँ पे कोई सिद्धांत दिया गया हो, कोई थ्योरी दिया गया हो, कोई स्पेशल पॉइंट हो जो इसके बाद ही ये पॉइंट होगा, इसके बाद ही ये पॉइंट होगा, तो वो चीज़ें में होता है। बाकी नॉर्मल तरीके से आप कहीं भी लिखिए, मैटर सही होना चाहिए। ओके, चलिए इंग्लिश है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं इंग्लिश यहाँ पे स्पष्ट दिया गया है, ठीक है। और इंग्लिश जो है आप लोग यहाँ से याद कर सकते हैं। अब बात आता है यहाँ पे कि भाई केएमसी का तकनीक क्या होनी चाहिए, क्या टेक्निक होना चाहिए, कैसे केएमसी हम कराएंगे। चलिए टेक्निक को देख लेते हैं। केएमसी देख लीजिए, बच्चे को नैपी के साथ या बिना जन्म के तुरंत बाद माँ की चेस्ट पर गाउन के भीतर रखा जाता है। जो बच्चा को हाइपोथर्मिया हो, मतलब तापमान कम हो, ठीक है, या कोई ऐसे प्रॉब्लम हो जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, उसमें से कुछ भी हो, और अगर आपको उसको केएमसी देना है तो डायरेक्ट बच्चे को बिना नैपी के साथ, ठीक है, बच्चे को नैपी के साथ या बिना जो है नैपी के जन्म के तुरंत बाद माँ की जो सीने हैं उस पर गाउन जो लगा होता है उसके भीतर रखा जाता है, ठीक है, चेस्ट के पास। माता को इस हेतु ढीला ब्लाउज, मतलब माता को इसके लिए लूज ब्लाउज या फ्रंट में खुलने वाला गाउन पहनने हेतु कहा जाता है, ठीक है, जिससे नवजात शिशु को रखने व निकलने में आसानी हो। ओके, अब माँ ढीला ब्लाउज या फ्रंट में ऐसा गाउन जो खुल सके ऐसा पहनने के लिए कहा जाता है, ताकि बच्चे को जब भी हो रखा जा सके उनके सीने पर, और जब भी हो आसानी से निकाला जा सके। ओके, माता को प्रोपर्ड अप, मतलब अपराइट पोजीशन देनी चाहिए। ओके, माता को अपराइट यानी सीधा लेटी हुई पोजीशन देनी चाहिए। ओके, इस दौरान माता को प्रति घंटे शिशु को स्तनपान कराने का प्रयास करना चाहिए। अब जितना देर अगर केएमसी है, माँ अपने बच्चे को अपने सीने से लगा कर रखी है, कोशिश करना चाहिए कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्तनपान कराने का प्रयास करना चाहिए। इससे भावनात्मक लगाव भी बढ़ता है, माँ बच्चे के बीच प्यार बढ़ता है केएमसी के द्वारा, ठीक है, मजबूत होता है। हमेशा नवजात को वार्म रखने का प्रयास करें, गर्म रखने का प्रयास करें। यदि सर्दी है तो ऊपर से और कंबल उठाया जाता है। मान गए सर्दी का मौसम है, माँ का टेम्परेचर जो है ज़्यादा पर्याप्त नहीं है, तो ऊपर से ज़्यादा गर्म रखने के लिए कंबल ओढ़ाना चाहिए, ठीक है, माँ सहित बच्चे को भी। ओके, यदि माता को यूरिनेशन हेतु या नहाने जाना है तो इस दौरान परिवार का अन्य सदस्य केएमसी प्रदान कर सकता है। जैसे पिता भी केएमसी दे सकता है, ठीक है, माँ तो दे ही सकती है, एक पिता भी जो है केएमसी दे सकता है, अपने सीने से लगा के रख सकता है। अन्य सदस्य भी जो है इस प्रकार से काम कर सकता है। बातें को समझ रहे हैं ना। तो ये टेक्निक है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि बच्चे को गर्म रखने के लिए केएमसी दिलाने हेतु क्या करना चाहिए। समझ गए, ये सारे चीज़ टेक्निक मैंने बता दिया, एक दो बार आप पढ़िएगा, चीज़ें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सब चीज़ हो गया। एक बार वीडियो को देखिए, एक बार खुद से रिपीट करके देखिए वीडियो को, अपने आप समझ में आ जाएगा। रिपीटेशन बहुत चीज़ें होता है, रिपीटेशन किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा मजबूत करता है। केएमसी के लाभ, अब केएमसी के क्या बेनिफिट्स होंगे, ठीक है, चलिए देख लीजिए केएमसी का क्या बेनिफिट है। केएमसी के बेनिफिट की बात किया जाए तो नवजात में हाइपोथर्मिया को रोकथाम, मतलब
जो कम निम्न तापमान है उसको रोकथाम हो सकता है। शीघ्र स्तनपान प्रारंभ करने में सफलता मिलती है। केएमसी से जल्दी से स्तनपान कराने में सफलता मिलता है। माता व शिशु के बीच मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल बॉन्ड, भावनात्मक जो बॉन्ड होता है, प्यार जो होता है, बढ़ता है। अस्पताल से जल्दी डिस्चार्ज होना, ठीक है। अगर माँ अपने बच्चे को केएमसी दे रही है तो उससे बच्चा जल्दी जो है नॉर्मल होगा और जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा अस्पताल से। नवजात का कम रोना, लेस कराई, भावनात्मक प्यार बढ़ता है, मजबूती आता है, बच्चे को हमेशा स्तनपान मिलते रहता है तो बच्चा लेस कराई, नवजात जो है कम रोता है या रोती है, जो भी लड़की लड़का जो भी हो, ठीक है। नवजात एलबीडब्ल्यू के भार में तेज़ी से वृद्धि होती है। मैंने ऊपर बताया ना, लो बर्थ वेट बेबी हो गया, प्री मैच्योर बेबी हो गया तो उसके भार में तेज़ी से वृद्धि होता है केएमसी से। माता में पोस्टपार्टम डिप्रेशन की कम संभावना, और बच्चे के जन्म देने के बाद जो डिप्रेशन होता है, जो अवसाद आ सकता है किसी चीज़ को लेकर, उसमें कम संभावना देखने को मिलता है, ठीक है। तो अपन ये बेनिफिट हो गया केएमसी का। मैंने आपको केएमसी कंप्लीट बता दिया। अब आपको जो है इसको अच्छे से समझना है, लिखना है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे आता है TOF मोस्ट VVI प्रश्न 5 नंबर के लिए, ओके। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। TOF टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट, इसको इंग्लिश में फैलोट का चतुष्क या टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट कहते हैं। इसका नाम ही है TOF, शॉर्ट में लिखते हैं। इसके लक्षण, निदान, प्रबंध सब चीज़ हमको समझाना है, ठीक है। चलिए एक एक करके समझ। पहले देखिए, कोई भी क्वेश्चन हो, पहले क्वेश्चन को जो है अपने दिमाग में रखना चाहिए, दिमाग में डाल लेना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए अपन क्वेश्चन पहले देखता है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है आपके सामने, माय डियर, टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट। टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट मैं आपको बता देता हूँ कि यह एक जन्मजात हृदय का बीमारी है, ठीक है। बच्चे में जन्मजात होता है, जन्म से ही मौजूद होता है। यह हार्ट में, हृदय में एक साथ 4 समस्याओं को दर्शाता है, इसीलिए इसे टेट्रालॉजी कहा जाता है, समझ गए। कोई बच्चा जन्म ले रहा है और यह टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट से अगर ग्रसित है तो मतलब है कि उसके हृदय में 4 समस्या है, एक साथ 4 समस्या है, इसीलिए इसे टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट कहते हैं। इसमें हृदय में एक साथ 4 समस्या यानी 4 विकार उपस्थित होते हैं, ओके। यह एक साइनोटिक हार्ट डिजीज का एक प्रकार है, यह CHD का एक प्रकार है। एक होता है एसाइनोटिक हार्ट डिजीज, एक होता है साइनोटिक हार्ट डिजीज। तो यह साइनोटिक हार्ट डिजीज का एक सर्वमान्य प्रकार है। कौन? TOF टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। यह मैं पढ़ाऊँगा, साइनोटिक एसाइनोटिक क्या होता है। इसमें निम्न 4 असमानताएं पाई जाती हैं। अब एक साथ जो 4 समस्या हार्ट में मौजूद रहता है तो उसमें क्या क्या होता है, चलिए बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है। अब यहाँ पे ए है फिगर, आपके सामने फिगर दिख रहा होगा, फिगर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। यह नॉर्मल हार्ट है, ठीक है। क्या है? नॉर्मल हार्ट है। आपको पता है कि अपन यह राइट एट्रियम है, ओके, यह लेफ्ट एट्रियम है, ओके, पता है आपको। ऊपर वाला एट्रियम, नीचे वाला वेंट्रिकल, यह आपका राइट वेंट्रिकल है, यह आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, ओके। तो पहले ये चारों चेम्बर अगर आपको पता है तो आप आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे, ठीक है। यह ऊपर वाला ए और ए एट्रियम हो गया, यह और यह वेंट्रिकल हो गया, ठीक है। 4 यह चेम्बर होता है। अब यह एक नॉर्मल हार्ट है, यह एक नॉर्मल हार्ट है। नॉर्मल हार्ट का शेप कुछ इस प्रकार से होगा, जबकि जो टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट वाला जो हार्ट होगा वह कुछ इस प्रकार से होगा, ओके, समझ गए। चलिए देखिए, आपको मैं पहले टाइप्स बता देता हूँ, टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट के टाइप्स। टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट के पहले मैं आपको टाइप्स बता देता हूँ। जो एक साथ 4 समस्या है उनमें पहला आता है, आप इंग्लिश में ही याद रखिए तो बेहतर रहेगा, पल्मोनरी स्टेनोसिस। पहला क्या आता है? पल्मोनरी स्टेनोसिस, ठीक है, पल्मोनरी स्टेनोसिस पहला, यही याद रखिए। दूसरा होता है VSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, VSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, VSD, ओके। तीसरा समस्या होता है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। राइट मतलब समझ रहे हैं, जैसे 4 चेम्बर है तो इस साइड वाला, नीचे वाला जो होगा वह राइट वेंट्रिकुलर है, तो इसमें हाइपरट्रॉफी आ जाता है, मतलब इस वेंट्रिकुलर में
बढ़ जाना, इस वेंट्रिकुलर को हाइपरट्रॉफी मतलब वृद्धि हो जाना। तो राइट वेंट्रिकुलर में वृद्धि हो जाता है। डेक्स्ट्रा पोजीशन ऑफ ऑरोटा, महाधमनी अपने साइड से दूसरी टाइप खिसक जाना, यही कहते हैं डेक्स्ट्रा पोजीशन ऑफ ऑरोटा। और यह प्रश्न अभी एमपी में इस बार पूछा भी गया था, सेकेंड ईयर में, आपको पता होगा, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है सभी जगह। पल्मोनरी स्टेनोसिस, जिसे पल्मोनरी धमनी का संकुचन कहते हैं, सिकुड़ना। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, जिसे हम लोग नीलय भित्ति विकार, मतलब जो वेंट्रिकुलर है उसमें विकार होता है सेप्टल का, ठीक है। दाहिने नीलय की अतिवृद्धि, यानी राइट वेंट्रिकुलर में हाइपरट्रॉफी होता है। और महाधमनी यानी जो ऑरोटा है वह दाईं तरफ खिसक जाना, यानी डेक्स्ट्रा पोजीशन होता है ऑरोटा का। तो ये 4 आपको याद रखना है। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ फिगर के माध्यम से, देख लीजिए, अब हो सकता है आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए, यह समस्या वाला है, यह नॉर्मल वाला है, फिगर दोनों देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। आपको पता है यह पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी जो फेफड़ा वाला जो धमनी है उसमें है। अब आपको दिख रहा होगा, आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि ये पल्मोनरी धमनी का रास्ता है, ठीक है, और ये वाला जो है आपका टेट्रालॉजी के कंडीशन का है। अब दोनों में आप देख लीजिए, इसमें और ये वाला देख लीजिए, इसमें कितना मोटा है धमनी पल्मोनरी का, जबकि इसमें जो पल्मोनरी आर्टरी देख लीजिए कितना ज़्यादा संकुचन हो गया है, शिथिल हो गया है, सिकुड़ गया है ना, देख रहा होगा। तो यही आपका आता है फर्स्ट, ओके। उसके बाद एक समस्या पल्मोनरी स्टेनोसिस से हो गया। दूसरा समस्या जो है आपके सामने, आप देख लीजिए, यहाँ पे मैं बात वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, जिसे हम लोग VSD बोलते हैं, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। अब वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कहने का मतलब होता है, यहाँ पे देख लीजिए ये वाला इसमें है, और यहाँ पे जो होना चाहिए मैं आपको अभी बताता हूँ, ये वाला यहाँ पे, ठीक है। इसके जो आर्टरियम और ये लेफ्ट और राइट आर्टरियम के बीच जो पर्दा होता है, इसमें समस्या आता है, इसमें डिफेक्ट, दोष आ जाता है। जो ब्लड को, जैसे ये 4 चेम्बर है, ये 4 चेम्बर है अपन, इस वाले में जो है, इस वाले दीवार में जो है समस्या आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना चाहिए, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ओके। जो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है इसमें दोष आ जाता है, कहाँ पे है, यहाँ पे, सॉरी ये वाला 1 नंबर, ये देखिए वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ओके, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट ये वाला, ठीक है, ये वाला। अब मैं आपको यहाँ पे क्लियर बता देता हूँ, जैसे ये हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट है, समझ गए, ये हार्ट है। अब होता ये है कि यहाँ से ब्लड यहाँ आता है इसमें, और यहाँ से निकलता है, फिर ब्लड यहाँ आता है इसमें, और यहाँ से फिर ब्लड इसमें आता है, और यहाँ से शरीर की तरफ होता है ना। लेकिन वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में होता यह है कि ये वाला जो रास्ता होता है ना, ये वाला, यह ओपन रहता है, ठीक है, यह ओपन रहता है, जिससे होता यह है कि अशुद्ध ब्लड जो है इसी शुद्ध ब्लड में आकर मिलने लगता है, ठीक है, जिससे ऑक्सीजन की क्षमता कम जाती है। और वेंट्रिकुलर, जो वेंट्रिकुलर वाला है, उसके दीवार में दोष होने से ऐसा होता है, समझ गए। यानी देख सकते हैं यहाँ पे यह ब्लड इधर और इधर जो है जा रहा है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे तीर के निशान वही है, ठीक है। अब आता है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। राइट वेंट्रिकुलर आप लोग यहाँ पे ये देख लीजिए और ये देख लीजिए, इसमें ये जो जगह है देख लीजिए, स्पष्ट आपको दिख रहा होगा कितना ज़्यादा इसमें स्पेस है, इसमें कम है। तो यह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह वेंट्रिकुलर जो है काफ़ी ज़्यादा हाइपरट्रॉफी हो गया है, मतलब वृद्धि हो गया है, ठीक है, इसके कारण ये हो गया। और लास्ट आता है अपना यहाँ पे कि ऑरोटा को अपने जगह पर खिसकना, मतलब डेक्स्ट्रा पोजीशन ऑफ ऑरोटा, यानी जो ऑरोटा ये वाला होता है यह अपने जगह से खिसक जाता है दूसरे जगह, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको स्पष्ट, ठीक है। तो यही 4 पोजीशन है, यही समस्या हृदय में रहता है बच्चे का, चारों मैंने बता दिया आपको। अब एक एक करके चारों के बारे में समझ लीजिए। वेंट्रिकुलर VSD, हृदय के दोनों वेंट्रिकल के बीच जो स्थित सेप्टम है, इसमें छिद्र होल होना, जिससे शुद्ध और अशुद्ध रक्त मिक्सिंग होती है। जैसे ये हार्ट है,
4 चेम्बर है, ठीक है, ये 4 चेम्बर है, आपको पता है। ये एट्रियम है ऊपर वाला और नीचे वाला वेंट्रिकुलर है। तो कभी भी वेंट्रिकुलर और ये वेंट्रिकुलर का ब्लड आपस में नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें शुद्ध होता है, इसमें अशुद्ध होता है। लेकिन इस वाले में VSD में इस वाले जो ये आप देख रहे हैं ना, ये सेप्टम, इसमें छिद्र होता है। छिद्र होने से इधर का ब्लड इधर, इधर का ब्लड इधर होता है, जो कि VSD कहलाता है। समझ गए। दूसरा है ओवर रीडिंग ऑरोटा, ठीक है, ओवर रीडिंग ऑरोटा। ओवर रीडिंग ऑरोटा कहिए या डेक्स्ट्रा पोजीशन ऑफ ऑरोटा कहिए, वही है। इसमें एक ऑरोटा दोनों वेंट्रिकल से रक्त प्राप्त करता है, जबकि नॉर्मल हार्ट में लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड सिस्टमेटिक ऑरोटा में प्रवेश करता है, वह संपूर्ण शरीर में विस्तृत होता है। आपको पता होना चाहिए कि जैसे 4 चेम्बर है, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल वाला ऑरोटा महाधमनी में ब्लड देता है संपूर्ण शरीर को प्रवाहित करने के लिए। लेकिन ओवर रीडिंग ऑरोटा में होता यह है कि यह इससे भी और इससे भी दोनों से रक्त प्राप्त करता है। जब दोनों से करेगा तो एक अशुद्ध और एक शुद्ध वाला होगा, तो जो कि गड़बड़ है। समझ गए ना, यही होता है ओवर रीडिंग ऑरोटा। तीसरा है माय डियर यहाँ पे पल्मोनरी स्टेनोसिस। पल्मोनरी वाल्व का संकरा होना, जिससे कम मात्रा में रक्त फेफड़ों तक पहुँचता है, वह राइट वेंट्रिकल्स में रक्त का दबाव बढ़ता है। अब आपको पता है कि यह हार्ट है 4 चेम्बर वाला, बॉडी से जो है डीऑक्सीजनेट ब्लड यहाँ पे आता है, अशुद्ध ब्लड, यहाँ से ब्लड यहाँ वेंट्रिकल में आता है, यहाँ से फेफड़ा की तरफ निकलता है, और फिर फेफड़ा से ब्लड यहाँ आता है, यहाँ शुद्ध ऑक्सीजन लेकर, और फिर यहाँ आता है और यहाँ से ब्लड बाहर निकल जाता है, पता है। लेकिन होता यह है कि जो पल्मोनरी वाल्व होता है यह संकरा हो जाता है, स्टेनोसिस, सिकुड़ जाता है। अब सिकुड़ जाएगा तो वहाँ से जो ब्लड पहले जाएगा नॉर्मल तरीके से, सिकुड़ने के बाद कम जाएगा, जिससे होता यह है कि जो ये राइट वेंट्रिकल है यहाँ से ब्लड कम निकलता है, यहाँ ये पल्मोनरी वाल्व यहीं पे होता है इसी रास्ते पर, तो यहाँ से ब्लड कम जाएगा, तो चूँकि दबाव क्या होगा यहाँ ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो यही पल्मोनरी स्टेनोसिस होता है, ओके। एंड चौथा है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी मतलब इसमें हृदय के राइट वेंट्रिकुलर वाल्व की मांसपेशियां मोटी हो जाती है, ताकि वह नैरो पल्मोनरी वाल्व से रक्त आगे धकेल सके, ठीक है। तो इसमें जो है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी यानी मांसपेशी मोटा हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। यही जो है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होता है, समझ गए। ये चीज़ें समझने के बाद अब चलिए लक्षण में। अब लक्षण में चलिए साइन एंड सिम्टम्स में। तो साइन एंड सिम्टम्स में क्या होता है कि ऐसे समस्या वाला जो बच्चे होते हैं, जो जन्म लेते ही इसी के साथ है, तो उनका देह नीला रहता है, अश्वसन रहता है, मतलब श्वसन की समस्या, और जैसे ही श्वसन की समस्या होगा तो साइनोटिक यानी देह नीला पड़ेगा ही। ब्लू बेबी होठ व नाखून, अब जो गुलाबी होना चाहिए, जो पिंक होना चाहिए, वहाँ पे समस्या होने से उनका ओठ और नाक बच्चे का सब जो है नीला रहता है, ठीक है, ब्लू रहता है। उसके बाद डिस्पोनिया होता है, श्वास करने में बच्चे को कष्ट आता है। 2 वर्ष की उम्र के बाद हाथ पैरों की उंगलियों जो है, उंगली के छोर मुग्धाकार यानी क्लबिंग हो जाता है। अब ऐसा होने से बच्चा अगर जिंदा रह गया तो 2 वर्ष के बाद उसका हाथ पैर जो है क्या होता है, मुड़ जाता है, मुग्धाकार हो जाता है, ठीक है। और इस कंडीशन में मंद शारीरिक वृद्धि, शरीर भी वृद्धि नहीं करता है। तीसरे बाएं इंटरकोस्टल स्पेस से विशेष सिस्टोलिक मरमर ध्वनि, अब इस कंडीशन से जो है एक विशेष ध्वनि उत्पन्न होता है बच्चे का, अगर कोई बच्चा ऐसे समस्या से जूझ रहा है तो ये सब चीज़ें होता है। साइनोटिक होता है, देह नीला, ब्लू बेबी, लिप्स और नेल, ठीक है। डिस्पेनिया, श्वसन कष्ट, बच्चे का हाथ पर क्लबिंग हो जाता है, मुड़ा हुआ, ठीक है। फिजिकल ग्रोथ स्लो हो जाता है, ये सारे चीज़ देखने को मिलता है लक्षण में। रही बात निदान की, तो निदान इसका क्या हो सकता है, डायग्नोसिस। तो सबसे पहले हम आवाज़, ध्वनि सुनते हैं ऑस्कुलेशन के जरिए से हार्ट का, कि हार्ट का जो ध्वनि है वह नॉर्मल है या अलग है, ध्वनि सुनते हैं जांच में, ठीक है। इकोकार्डियोग्राफ मतलब इको किया जाता है हार्ट का, एक्सरे किया जाएगा वक्ष का, ईसीजी भी किया जाता है हार्ट के लिए। कार्डियक कैथेराइजेशन मतलब हार्ट में एक कैथेराइज डाला जाता है, कैथेटर, ठीक है। और एंजियोकार्डियोग्राफी भी की जाती है। तो ये सभी जांच इसमें महंगा ही होता है। एंजियोकार्डियोग्राफी और इकोकार्डियोग्राफी ये दोनों तो महंग होता है, ठीक है, और कार्डियक कैथेटराइजेशन भी। तो ये सब जांच है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, लोग कराता ही है। प्रबंध की बात किया जाए तो इसका प्रबंध में क्या होगा, इसका अस्थायी उपचार शल्य क्रिया है। अगर कोई चाहता है कि इसे ठीक किया जाए
टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट को TOF को, तो उसे अस्थायी तौर पे सर्जरी ही कराना पड़ेगा। बिना सर्जरी यह पॉसिबल नहीं है दवाई वगैरह से ठीक होना। छोटे छोटे आहार देकर पोषण स्तर बनाए। अब ऐसे समस्या वाले बच्चे को ऐसा ना है कि भरपूर एक बार में ही जो है कस के भोजन दीजिए, नहीं, हल्का हल्का भोजन दीजिए, क्योंकि प्रेशर उसके हार्ट पर पड़ेगा ज़्यादा भोजन से, तो दिक्कत होगा उसको। बच्चे को आराम दे व कम से कम श्रम करने दे। अब ऐसे बच्चे वाला अगर सियाना भी हो जाता है तो उसको जो है ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं देना पड़ेगा। संक्रमणों की रोकथाम हेतु एंटीबायोटिक थेरेपी प्रदान करें। अब बच्चे को अगर संक्रमण होता है तो एंटीबायोटिक्स देते ही हैं। 5वां है देह नीला के दौरों का प्रबंध करने के लिए बालक नी चेस्ट स्थिति प्रदान कर ऑक्सीजन देनी चाहिए। अगर बच्चे में देह नीला पड़ रहा है तो उसके लिए हम नी चेस्ट पोजीशन में रखेंगे, ऑक्सीजन प्रदान करेंगे। ये सब चीज़ें जो है होता है, कुछ खास इसमें विशेष प्रबंध काम करता नहीं है, क्योंकि आप लोग समझ ही सकते हैं कि जब सर्जरी ही एकमात्र इसका सफल इलाज है तो और दूसरा क्या चीज़ ही प्रबंध काम कर सकता है। बस उसको हम मदद कर सकते हैं, सहायक प्रबंध कर सकते हैं, जिससे उसको जीवन जीने में थोड़ी सी आसानी हो, ठीक है ना। ये चीज़ हो गया, यहाँ पे इंग्लिश हो गया। अब हम आगे इसका सर्जिकल प्रबंध देखते हैं। सर्जिकल प्रबंध कहता है कि शुरू में इसका पैलिएटिव सर्जरी करते हैं। बच्चा शुरू में विकसित नहीं रहता है, उसका त्वचा उतना विकसित नहीं रहता है, तो परमानेंट सर्जरी जो है उतना संभव नहीं हो पाता है, तो इसलिए पैलिएटिव सर्जरी की जाती है। और इसमें जो है शंट किया जाता है, जिसमें एक बाईपास जो है रास्ता बना दिया जाता है, ताकि बच्चे को ब्लड जो है ऑक्सीजन मिलता रहे। शुद्ध ब्लड जो है इस रास्ते से नहीं जाकर दूसरे रास्ते से एक रास्ता बना दिया जाता है, ठीक है। तथा 5 से 6 वर्ष की उम्र में अस्थायी शल्योपचार टोटल करेक्शन की जाती है। और बच्चा जैसे ही कुछ दिन सियाना हो जाता है, जब उसके स्किन पूरे विकसित हो जाते हैं 1-2 साल 4 साल में, तब जाके जो है उसे टोटल कंप्लीट सर्जरी करके करेक्ट किया जाता है। ओके, तो ये जो है आपके सर्जरी का प्रबंध होता है। यहाँ पे इंग्लिश है, आप चाहें तो इंग्लिश जो है इसे लिख सकते हैं। पैलिएटिव सर्जरी मतलब प्राथमिक सर्जरी करके बच्चे को कम से कम कुछ वर्ष तक जीने लायक बना दिया जाता है, और जब बच्चा पूर्ण विकसित हो जाता है उसका त्वचा, तब टोटल करेक्शन करके सही किया जाता है। तो यही इसका जो है सर्जरी का उपचार है, मैंने बताया, अच्छे से समझ गए होंगे उम्मीद है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल